नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। खजूर का पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। ठंड में बढ़ती जा रही शहर में चोरी की घटना, चोरों ने फिर एक मकान को बनाया निशाना, लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। और बिना वैक्सीन लिए सरस्वती पूजा में शामिल होने पर रोक, पूजा पंडाल में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य, 25 से अधिक लोग होने पर होगी कार्रवाई। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना इलाके के बधुनगरा गांव में खजूर का पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वह जलावन के लिए लकड़ी काटने निकला था। लकड़ी काटने के दौरान अचानक खजूर का पेड़ उसके शरीर पर जा गिरा, जिसमें वह पेड़ के नीचे दब गया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इधर मृतक के परिजनों को जब मौत की खबर मिली तो घर में कोहराम मच गया। घर की महिलाओं में चित्कार मच गया। मृतक बधुनगरा राधा वार्ड नंबर 1 का रहने वाला 45 वर्षीय दिनेश चौधरी था। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। इधर मामले की सूचना मुशहरी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। इधर मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता जलावन के लिए लकड़ी काटने निकले थे। इसी दौरान उनके ऊपर पेड़ गिर गया। इसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना घटी है कि जलावन के लिए पेड़ पर चढ़े थे, उसी के दरमियान पेड़ टूट गया, गिर करके उस दब गया, चप करके। आगे क्या की प्रक्रिया सर के द्वारा की जाएगी? आगे थी इंक्वेस्ट करा दिए हैं, पोस्टमार्टम कराया जाएगा SKMCH में। मुजफ्फरपुर में ठंड का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ रहा है, चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। हर दिन जिले में कहीं न कहीं दुकान और घरों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस भी गश्ती के नाम पे खाना पूर्ति कर रही है। ताजा मामला शहर के मालीघाट का है। चोरों ने देर रात निजी कंपनी के कर्मी जगदीश प्रसाद के घर का ताला काटकर 2 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। इसमें 15,000 कैश, स्मार्ट टीवी और सोने चांदी के आभूषण थे। कर्मी ने बताया कि उनके ससुर का देहांत हो गया था। वो लोग सपरिवार श्राद्ध क्रम में शामिल होने दरभंगा गए हुए थे। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, जिसका फुटेज उनके मोबाइल पर भी देखा जा सकता है। अहले सुबह उनके बेटे ने जब मोबाइल पर फुटेज देखा तो पाया कि रात करीब 1:30 बजे 5 की संख्या में कुछ नकाबपोश लोग घर की रेकी कर रहे हैं। इसके बाद 2 शातिर ने घर का ताला काट दिया। फुटेज देखते ही मिठनपुरा थाने को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हम लोग 25 तारीख की रात सारा परिवार, हमारे ससुर जी के देहांत हो जाने के कारण सारा परिवार घर में ताला लगाकर दरभंगा के लिए चले गए। और करीबन कल 3:30 बजे, रात्रि 3:30 बजे सुबह जब हमारे बेटे ने अपने मोबाइल पर सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक करना चाहा तो उस दरमियान उसने देखा कि मतलब कि ये 1:20 पर करीबन 4-5 लोगों ने घर के आगे, कुछ लोग रेकी कर रहे थे और कुछ लोग मतलब कि घर का ताला तोड़ रहे थे। घर का ताला तोड़ने के दरमियान वो लोग घर में अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाने के लिए और एक रूम में ताला लगा हुआ था, उसे भी तोड़ दिया। और उसके बाद वो लोग घर में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के दरमियान एक स्मार्ट टीवी और 2 लॉकर तोड़कर उसमें रखे सोने के सामान, चांदी के सामान और वाईफाई और 2 मोबाइल वगैरह, ये सब सारा सामान लेते हुए कितना का क्षति होगा लगभग? करीबन मतलब कि और 15,000 रुपया नगद भी था।
करीबन मतलब कि 1.5 लाख रुपया से ऊपर का क्षति। कितने की संख्या में सीसीटीवी में कैद हुआ है चोर? जी जी कितने की संख्या में थे? 5 लोग थे। 5 लोग थे जी। और क्या लोग ताला तोड़ रहे थे यहाँ पर? ताला 2 लोग तोड़ रहे थे और लोग आसपास में? और लोग आसपास बैठे हुए थे, आमने सामने के घर के आसपास वॉच कर रहे थे। पुलिस आई है जांच करने? जी, पुलिस आई है और सारी चीज़ मतलब हमने रात में ही पुलिस को फ़ोन किया, रात में भी पुलिस आई और उसने मतलब पहले पुलिस ही अंदर मतलब कि घुसी और उसके बाद अभी सुबह हम लोग दरभंगा से आने के दरमियान थाना में गए, थाना में एक FIR किया और उस दरमियान फिर पुलिस आई और फिर मतलब कि छानबीन कर वो चली गई। मोदी सरकार ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया, लेकिन इसे लेकर व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि इस बजट में व्यापारियों को नजरअंदाज किया गया है। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मांग की है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अपना बजट पर दोबारा विचार करें और व्यवसाय को इस बजट में कोई बड़ा तोहफा दे। व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था चेंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट पर दोबारा विचार करने की मांग की है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पोद्दार ने कहा है कि इस बजट में व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिहार में व्यापार ट्रेडिंग पर चलता है और इस बजट में बिहार में ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया गया है। निर्यातकों और खासकर MSME के लिए विदेशी बाजार बड़ी चुनौती बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दोहरी कर कटौती की योजना लाने की जरूरत है। इसमें 5 लाख रुपए की आय सीमा तय करने की जरूरत है। महामारी के कारण मेडिकल खर्च और वर्क फ्रॉम होम के कारण अन्य खर्च बढ़े हैं, इसलिए सरकार को इस बार के बजट में स्टैंड डिस्कशन की सीमा को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। हम लोग जो व्यापारी हैं, नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 80% व्यापारी ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब आप समझते होंगे, कहीं से माल देश के कोने से लाकर बिहार लाते हैं और उसको हम लोग बेचते हैं। उससे जो टैक्स होता है उसको भरते हैं और वो जमा करते हैं, यही हम लोग का काम है। तो इस बजट से हमारे वर्ग के जो व्यापारी हैं उन सबको कोई आशा नहीं हुई है, निराशा है। लेकिन हम लोगों को जो ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी हैं नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए, उनको उस घोषणा के बाद से आज तक किसी तरह की खुशी नहीं हुई कि 1 नेशन 1 टैक्स का मतलब कि क्यों देंगे हर जगह टैक्स। जब आपको इतना लंबा हम GST दे रहे हैं तो GST में बंटवारा कीजिए, आप जिसको देना है। पहले कपड़े में भी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी कंपनियों में, तो क्या राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता था? सभी राज्यों को जितना कपड़ा उनके राज्य में जाता था वहीं सेंट्रल से उनको डिस्ट्रीब्यूट होकर मिल जाता था कि आपके बिहार में इतना अरब का गया, इतना रुपया आपका बनता मिला। लेकिन आज डायरेक्ट GST जारी है हर राज्य से और उसका आंकड़ा भी आया है। अभी सरकार ने कहा कि इस महीने में हमको काफ़ी राजस्व प्राप्त हो, लेकिन फिर भी टैक्स का इतना बड़ा जाल छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारियों पर ये अच्छा नहीं लगता है और बर्दाश्त करने लायक चीज़ नहीं है। आज 2 साल से सभी वर्ग के लोग, सारे व्यापारी वर्ग, सारे माने होटल वर्ग, सारे इवेंट वर्ग, जो इस बुरी मार से, कोरोना की बुरी मार से जूझ रहे थे, इन लोगों को इस बार ये आस था कि सरकार हम लोगों की सुनेगी और इस पर कोरोना को देखते हुए इस बार कुछ स्पेशल पैकेज देगी। लेकिन इस बार जो सरकार ने बजट दिया है वो लॉलीपॉप थमा दिया है और कुछ भी नहीं दिया है सरकार ने। ठीक है, सरकार ने कुछ अच्छी योजना भी लाई है, लेकिन उस योजना से व्यापारी वर्ग को कोई भी लाभ होने वाला नहीं। इसलिए सरकार को आगे समझना पड़ेगा कि व्यापारी वर्ग के लाभ के लिए कि बजट में क्या दिया जाए। मंत्री ने बजट पेश किया, इसमें आम जनता के हित के लिए कुछ भी नहीं है। लिमिट सीमा बढ़ाई जानी चाहिए थी। व्यवसायियों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला है। चूँकि अभी व्यवसायी 2 वर्ष से कोरोना काल से ग्रसित हैं, उन्हें कुछ इसका फ़ायदा मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला है। हाँ, वंदे मातरम ट्रेन जो इन्होंने चलाई है वो बिहार में कितनी आवेगी, इसका फ़ायदा बिहार की जनता को मिलेगा। 60 लाख नौकरियां देने की जहां तक इन्होंने घोषणा की है, उससे कुछ बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन व्यवसायियों के हित के लिए कुछ भी इस बजट में प्रतीत नहीं होता है जो होना चाहिए था। और एक कि प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की थी कि 1 टाइम 1 टैक्स, उसमें प्रोफेशनल टैक्स भी व्यवसायियों से लिए जा रहे हैं और ट्रेड लाइसेंस भी लिए जा रहे हैं। दोहरी मार जो व्यापारियों पर पड़ रही है, इसका व्यापारी
समाज में काफ़ी क्षोभ है इसके कारण, कहीं एक जगह लिया जाए। तो इस आम बजट से जो हमने आशाएं की थी वो निराशाजनक में बदल गई है। पिछले 2 साल से जो कोरोना की मार हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो झेल रहा था, उसके लिए हमने बहुत आशा की थी कि कुछ ना कुछ राहत पैकेज आएगा। उसकी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद थी जो इस बजट में अनाउंस नहीं किया गया। दूसरी बात कि आम लोगों के लिए ये बजट बिल्कुल भी निराशाजनक है। इस बजट में आम लोगों के लिए, मध्यम लोगों के लिए कुछ भी हमने जो सोचा था वो अनाउंस नहीं किया गया है। तीसरी एक जो बात मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि ये 1 नेशन और 1 रेट की जो बात करते थे हमारी सरकार, उस पर भी खरी नहीं उतरती है। इसीलिए कि जो CNG या जो पेट्रोल दिल्ली में और मुंबई में CNG 45 रुपये है, वही दूसरे स्टेट में बिहार में 70 रुपये है। जो पेट्रोल 100 रुपये दिल्ली मुंबई में है, वही पेट्रोल का रेट 110 रुपये है। तो 1 नेशन और 1 टैक्स की तो बात कहीं से भी यहाँ पे कारगर दिखती नहीं है। इस पे सरकार को काम करना चाहिए। और बजट के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि आम लोगों की उम्मीद पे खरा नहीं उतरा ये बजट। सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट की बात की गई है और पंचवर्षीय योजना की तरह अनाउंसमेंट की गई है। टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं हुआ, सिंगल विंडो की टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा, एक गिफ्ट टैक्स में बड़ा अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने कि जो रिसिपिएंट है उनके हाथ में टैक्सेबल होगा वो गिफ्ट, वो भी बड़ा निराशाजनक रहा। ठीक है, तो बस यही एक मेरा अपना ओपिनियन है। बजट में 60 लाख नई नौकरियों का दावा। हाँ, PM गति शक्ति योजना के तहत FM निर्मला सीतारमन जी ने कैपेक्स इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है अपनी, उससे नए सड़कें, नए कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में आवंटन बढ़ेगी। उससे यूथ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, नया नया रोजगार बढ़ेगा। 100 ई स्टेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेंगे, तो फिर इसलिए ये होगा। आज से बिहार में इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर के 65 केंद्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। 38 केंद्रों पर छात्रा एवं 27 केंद्रों पर कुल 56,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। मुजफ्फरपुर में 4 केंद्रों को मॉडल केंद्र बनाया गया है। RBBM कॉलेज, RK केडिया गर्ल्स हाई स्कूल, एशियन पब्लिक स्कूल और प्रभात तारा स्कूल को इंटर परीक्षा में आदर्श केंद्र बनाया गया है। सभी केंद्रों को गुब्बारों और झालरों से सजाया गया है। RBBM कॉलेज में शिशु सदन स्थापित किया गया है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि कई छात्राएं ऐसी होती हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं। परीक्षा अवधि में उनका स्वजन बच्चों को लेकर उस शिशु सदन में रह सकेंगे। पहली पाली में मॉडल केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था देखने को मिली। परीक्षार्थियों को टॉफी खिलाकर मुंह मीठा कराया गया है। साथ ही पूरे सेंटर पर विशेष रूप से सजाया गया है और विशेष व्यवस्था किया गया है कि ऐसी व्यवस्था होती है कि इसको हमेशा आदर्श केंद्र बनाया जाता है और इसके तहत पूरे परिसर को गुब्बारों से और झालरों से सजाया गया है। रेड कारपेट वेलकम जिसको कहते हैं छात्राओं को देना, वो हम लोग रेड कारपेट वेलकम दे रहे हैं कि छात्राएं तनाव मुक्त होकर परीक्षा के केंद्र पर आ सकें। और इसके अतिरिक्त हमने फ्रिस्किंग की अलग घेराबंदी करके व्यवस्था करवाई है और सभी छात्राओं का SOP का पालन करते हुए थर्मोमीटर से हम लोग जांच कर रहे हैं टेम्परेचर का। इसके अतिरिक्त सैनिटाइज़र है, अतिरिक्त मास्क हमने सेंटर पर रखा है कि जो छात्रा बिना मास्क के आ रही है उसे हम मास्क भी उपलब्ध करवा सकें। और इसके अतिरिक्त जो 2 और व्यवस्था है वह है कि सभी छात्राओं का मुंह मीठा करा के, प्रथम दिन मुंह मीठा करा के प्रवेश कराया जा रहा है। हमारी संस्कृति है कि कोई भी शुभ काम मुंह मीठा करके करना चाहिए, तो छात्राओं के ये करियर का पॉइंट है, इसलिए उनका मुंह मीठा करा करके प्रवेश दिलाया गया। और एक व्यवस्था है जो हम हमेशा करते हैं, वह है शिशु सदन की व्यवस्था। कई ऐसी परीक्षार्थी आती हैं जिनके गोद में नवजात शिशु होता है और उनकी टेंशन होती है कि वो बच्चों को बहुत देर तक अपने से अलग नहीं रख सकती। तो ऐसी स्थिति में शिशु सदन में उनकी माता रहे या उनकी सास रहे, और अगर बीच में उनको बच्चे को दूध पिलाना है, फीड करवाना है, तो परमिशन लेके एक शिक्षक के साथ वो उस कमरे में जाके अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं और उनके बच्चे के सोने के लिए वहाँ अच्छी व्यवस्था की गई है। तो ये तमाम व्यवस्था हमने आदर्श केंद्र पर करवाया है ताकि हमारी छात्राएं एकदम तनाव मुक्त होकर के यह परीक्षा दे सकें।
मुजफ्फरपुर में सरस्वती पूजा करना है तो जान लीजिए प्रशासन के कुछ नियम, अन्यथा आप कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश और टाउन डीएसपी रामनरेश पासवान ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। 11 बिंदुओं को पूरा करना होगा, तभी आप पंडाल में पूजा कर सकते हैं। इसे लेकर मंगलवार को टाउन थाना पर एक बैठक भी हुई, जिसमें शांति समिति के सदस्य शामिल थे। सभी ने प्रशासनिक नियम पे अपनी मुहर लगाई। पूजा पंडाल के लिए लाइसेंस लेना तो अनिवार्य ही है, इसके अलावा भी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करना भी अनिवार्य है। मानकों को पूरा नहीं करने वाले समितियों पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पूजा पंडाल के लिए लाइसेंस संबंधित थाना से मिलेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं प्रशासन के वो नियम जो आपको जानना जरूरी है। सार्वजनिक स्थल पे पूजा की अनुमति नहीं है। पूजा आयोजन में 25 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। जो शामिल होंगे उन्हें वैक्सीन का दोनों डोज लगा होना अनिवार्य होगा। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना आयोजक की जिम्मेवारी होगी। पूजा में कोई खेल तमाशा नहीं होगा। पंडाल की सीमा 20x20 से अधिक नहीं होगी। पंडाल में सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमन यंत्र लगाना होगा। पंडाल में सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य। ग्रामीण क्षेत्र में जुलूस का विसर्जन वहीं पर होगा। कार्यक्रम में डीजे पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। सभी आयोजक 10-10 वॉलंटियर रखेंगे। विधि व्यवस्था की समस्या होने पर आयोजक जिम्मेवार होंगे। पूजा पंडाल में भीड़ नहीं लगाएंगे, अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है। आगामी 5 फरवरी को जो सरस्वती पूजा होना है, उसको लेकर के नगर थाने में एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक शांति समिति की मीटिंग थी। उसमें जितने भी गाइडलाइन हैं सभी आयोजनकर्ता को उपलब्ध करा दी गई है और लिखित रूप में भी उनको जो भी शर्तें हैं उनको उपलब्ध करा दिया गया है। क्या है गाइडलाइन सर? गाइडलाइन बहुत सारे हैं, जैसे सार्वजनिक स्थान पर सरस्वती पूजा नहीं किया जाएगा, जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें जो भी संख्या दिया गया है वो मानक जो संख्या है उसके हिसाब से ही लोग रहेंगे उसमें, और जो कोविड के दोनों वैक्सीनेटेड हैं वही इसमें शामिल हो सकते हैं। इस तरह से कई शर्तें हैं उनको उपलब्ध करा दिया गया है जो भी आयोजन करता है। सार्वजनिक स्थल के अलावा जहाँ पर जो पूजा करेंगे उनको लाइसेंस वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल, लाइसेंस तो 100% उनको लेना है और इसके लिए थाने में भी कह दिया गया है कि उनको लाइसेंस सभी लोगों का आयोजन करता है। सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकारों में इस बार थोड़ी सी राहत है। दरअसल पिछले 2 वर्षों से कोरोना की मार झेल रहे मूर्तिकारों को रोजी रोटी का संकट था। बड़ी मूर्तियों की बिक्री बहुत कम हो रही थी, लेकिन इस बार छोटी मूर्तियों की डिमांड बढ़ी है। इससे मूर्तिकारों ने राहत की सांस ली है। इस संबंध में शिवशंकर पंडित का कहना है कि प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के बीच सरस्वती पूजा की छूट दी है। हालांकि सार्वजनिक स्थलों पर अनुमति के बाद ही प्रतिमा स्थापित करनी है। ऐसे में लोग बड़ी की बजाय छोटी प्रतिमाओं को ही तरजीह दे रहे हैं। उनका कहना है कि घर में छोटी प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने में आसानी होती है। इसमें मूर्तिकारों को थोड़ी राहत मिली है और छोटी मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। मूर्तिकार अजय पंडित का कहना है कि कोरोना के कारण सरकार की ओर से धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए बड़ी मूर्तियों का निर्माण कम किया गया है। इसके बाद भी 50% से कम ऑर्डर मिले हैं। मूर्तिकार बबलू पंडित का कहना है कि उनका खानदानी पेशा मूर्ति बनाना है। वर्ष भर में वो धार्मिक आयोजनों की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन लगातार आयोजनों पर प्रतिबंध से आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि छोटी मूर्तियों की मांग थोड़ी बढ़ी है। सर, इस बार के सरस्वती पूजा में आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था जो इस बार हो रहा है। ये हिम्मत हम लोग का टूट चुका है। सभी कुम्हार लोग, हम कहें तो क्या कहें, कि दिल से बोल रहे हैं कि इस बार जैसा कभी नहीं हुआ था। कोरोना नहीं आया कि गरीब को है ना पेट भरने लायक स्थिति नहीं रहा, ऐसा समय आ गया, समझे। बड़ा मूर्ति सब बनाए थे, बड़ा सब वैसा ही बचा हुआ है, समझे। आगे देख लीजिए, पूरा बड़ा मूर्ति सब उसी प्रकार बचा हुआ है। और जो भी मूर्ति ग्राहक आते हैं मांगते हैं इतना सस्ता में कि उसको लागत भी नहीं उतना में मांग रहे हैं, समझे। मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं लोगों। और कोरोना काल में, कोरोना तो कम है लेकिन पब्लिक और उसको कोरोना बना दिए हुआ है, समझे। ऐसा स्थिति हो गया कि हार धार के हमको छोटा मूर्ति बनाना पड़ा है, समझे। और मिस्त्री हम रखे हैं, अब पूंजी लगा के इतना तो इन्वेस्ट कर दिया, अब नहीं पूंजी छोड़ा है तो छोटा मूर्ति बनाए हैं, तब जाके वो बिक रहा है। बहुत किंग ऑर्डर कैंसिल हो गया, समझे, लिए हुए मूर्ति छोड़ दिए। ऐसा स्थिति पैदा हो गया इस बार, हम क्या कहें।
समझे। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है कोरोना के लेकर। अगर ऐसी स्थिति रही तो आगे ये लोग काम करेंगे? अगर ऐसा स्थिति रहेगा तो इस बार ही हमने सोच लिया कि इस बार बंद कर देंगे। अगला साल से मूर्ति बनना ही बंद, बनेगा छोटा बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा, बात खत्म। सब कुम्हार हुए जी, हमारा तो उम्र 35 साल हो गया है। हम 10 साल के बाद से 10 साल की उम्र के बाद से काम शुरू कर दिए करना, समझे। उस समय से कर रहे हैं, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था जो इस बार हुआ, समझे। आसानी तो इतना आया है जो ऐसा ज़िंदगी में कभी हम नहीं देखे थे। आज हमारा 60 वर्ष उम्र होने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं देखे थे। इतना हम लोग मेहनत करते, 4 बजे भोर में खाना खाते भोर में, और उसके बाद जो है सो हम लोगों को कुछ एथी नहीं होता है। इतना एथी है जो हम बाले बच्चे सब खटते हैं, जिसमें 2 पैसा आएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लगन पाती में कुछ घड़ा उड़ा ही बिक जाता था, वो भी नहीं चल रहा है। शादी ब्याह भी बंद है। क्या हम लोग करें, कैसे खाएंगे पते नहीं चल रहा है। ठीक है, पूरी हो पा रही है। सरस्वती पूजा के लेके हम लोग इस बार कुछ नहीं हो रहा है। जो भी ग्राहक आते नून सतुआ मांगते तो उतना में हम देंगे, बताइए आप ही। पुलिस को चकमा देने के लिए शराब माफिया नित्य नए नए आइडिया अपनाते हैं, लेकिन पुलिस भी उनके मंसूबे पे पानी फेरने के लिए कहीं से पीछे नहीं है। मुजफ्फरपुर में पुलिस लिखी गाड़ी से शराब की तस्करी होने का पता लगा है। डीएसपी मनोज पांडे और मुशहरी थानेदार शशि भूषण कुमार के नेतृत्व में टीम ने मुसहरी के रहुआ इलाके से 2 शराब धंधेबाज को दबोचा। उनकी निशानदेही पर मुजफ्फरपुर हाजीपुर रोड स्थित माधौल के समीप से 9 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 2 लग्जरी कार बरामद की। एक गाड़ी पर आगे में नंबर प्लेट के ऊपर पुलिस लिखा हुआ था, जो बारीकी से देखने पर दिख रहा है। डीएसपी ने बताया कि इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह के तस्कर भी है, जो झारखंड के रांची पलामू के रहने वाले हैं। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मुशहरी रहुआ के प्रियांशु और अनमोल, नालंदा के शशिकांत, गया के सूरज कुमार, औरंगाबाद के सूरज कुमार और रवि कुमार, रांची के दिनेश कुमार और प्रधुमन, पलामू का भानु प्रताप और नालंदा के शंभू कुमार के रूप में हुई है। डीएसपी ने बताया कि झारखंड के तस्करों से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि शराब की कुछ खेप पहुंचाने आए थे, साथ ही डील करने आए थे। डील फाइनल होने के बाद ये लोग झारखंड की शराब कारोबारी से सामान लेते हैं, फिर वहां से पहुंचाने का जिम्मा इन पर होता है। ट्रक से शराब की खेप मुजफ्फरपुर में भेजते हैं। अब तक जिले में 5 करोड़ रुपए से अधिक की शराब भेज चुके हैं। पूर्व में भी कई बार इनका सामान पकड़ा भी गया था, लेकिन कभी नाम सामने नहीं आया था। इस बार भी डील फाइनल होने के बाद शराब की खेप भेजने वाले थे। जब्त वाहन चोरी की है या इसके कागजात सही है, इसकी जांच करने के लिए डीटीओ से संपर्क किया जा रहा है। पुलिस लिखा वाहन गिरफ्तार तस्कर शंभू का है, हालांकि इसके कागजात की भी जांच हो रही है। पुलिस छानबीन में पता लगा है कि इस गिरोह में 2 दर्जन शराब तस्कर हैं, जो पूरे उत्तर बिहार में शराब की सप्लाई करते हैं। उनके पास से करोड़ों के लेन देन का एक डायरी भी मिला है, जिसपे झारखंड के अलावा उत्तर बिहार के 1 दर्जन शराब धंधेबाजों का नाम और मोबाइल नंबर है। पश्चिम बंगाल के भी 2 शराब कारोबारियों से इनका संपर्क है, वहां से भी शराब का खेप पूर्णिया के रास्ते मंगवाते हैं। मंगलवार को ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलामुखी मंदिर परिसर में निधन लोगों के बीच कम्बल वितरण किया गया। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के जिला इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर चैनपुरी ने बताया कि 150 गरीबों के बीच कम्बल वितरण किया गया है। साथ ही स्थापना दिवस के अवसर पर गरीब बच्चों के बीच पठन पाठन की सामग्री और मास्क का भी वितरण किया जाएगा। आज ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस जिला इकाई की ओर से मुजफ्फरपुर में ग्लोबल कास्ट का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आदेशानुसार आज हम लोग मुजफ्फरपुर में गरीबों के बीच कंबल का वितरण किए हैं, क्योंकि हम लोग का असहाय लोगों को ऐसा काम करना है। साथ साथ हम लोग अब आगे की जो कार्रवाई होगी, हम लोग 4 तारीख को पौधारोपण का भी कार्यक्रम करेंगे, और वह कार्यक्रम आगे जब होगा फिर आप लोग को हम इंफॉर्मेशन देंगे। गरीब बच्चों को पेंसिल और कलम भी देना है, तो इन सब काम करके मास्क भी बांटना है। यह ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस की ओर से स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज 1 तारीख को ही हम लोग की स्थापना हुई थी, इसलिए आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कुल कितने लोगों को कंबल वितरण किया गया? कुल कितने लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया? करीब 150। शहीदों और महापुरुषों के स्मारक स्थलों की दुर्दशा एवं प्रशासनिक उपेक्षा के विरोध में मंगलवार को नागरिक मोर्चा, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट एवं कपूरी ठाकुर विचार मंच के संयुक्त तत्वाधान में खाद्य आंदोलन के जनक महान स्वतंत्रता सेनानी ध्वजा प्रसाद साहू स्मारक स्थल पर 1 दिवसीय सत्याग्रह कर शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद चौकी स्मारक स्थल एवं ध्वजा प्रसाद साहू के स्मारक स्थल की दयनीय हालत पर उपस्थित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए शहीदों और महापुरुषों की उपेक्षा पर प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए।
मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ साहित्यकार उषा किरण श्रीवास्तव, आलोक कुमार, अभिषेक सहित कई लोग मौजूद रहे। स्वर्गीय ध्वजा प्रसाद साहू स्मारक स्थल का जीर्णोद्धार कराया जाए कि उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ लोग अच्छे ढंग से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। और जिलाधिकारी को भी हमने आग्रह किया है कि आप 8 फरवरी को ध्वजा प्रसाद साहू के पुण्यतिथि पर उपस्थित होकर आप महान देशभक्त को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। हे मातृभूमि, हम लोग रहे या न रहे इसकी चिंता नहीं, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई ये हरियाली, ये भारत भूमि हमेशा अजर और अमर रहे। ऐसे शहीद और महापुरुष की उपेक्षा कर हम देश की आज़ादी को सुरक्षित नहीं रख सकते। नाट्य संस्थान कार्यकलाप के संस्थापक, हिंद सेना के संयोजक, शिक्षक एवं रंगकर्मी संजीत किशोर के रविवार को पटना में इलाज के दौरान हुए निधन पर मंगलवार को पुरानी गुदरी रोड स्थित भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के द्वारा सरदारनी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के उपस्थित कलाकारों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। वहीं संघ के सचिव अजय कुमार विजेता ने कहा कि अभिनेता, रंगकर्मी व शिक्षक संजीत किशोर के आकस्मिक निधन से कला जगत शोक में है। उनके निधन पर पूरे जिले को अपूरणीय क्षति हुई है। उनके जाने से गली नुक्कड़ पर उनकी आवाज़ अब नहीं गूंजेगी। आज का जो है श्रद्धांजलि सभा भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की ओर से संजीत किशोर जी, जो शहर के रंगकर्मी, कलाकार, नाट्यकर्मी थे और कायाकल्प संस्था के सचिव थे, जो कि अपने शुरुआती दौर में इप्टा से कार्यक्रम करते रहे और इप्टा से जुड़े हुए थे और बाद के दिनों में कायाकल्प से जुड़ करके उन्होंने बहुत सारे नाटकों को अंजाम दिया है। वो उनके माध्यम से बहुत सारे कलाकार जो है लाभान्वित हुए हैं, युवाओं को उन्होंने जोड़ा है। श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मुजफ्फरपुर में एक ऐसे कलाकार जो बहुत ही सक्रिय रूप से शहर में तमाम सांस्कृतिक संगठनों को लेकर के काम कर रहे थे, वैसे कलाकार का है आज निधन हो गया है। हम तमाम कलाकार, संगठनकर्ता, सांस्कृतिक कर्मी आज हम जुटे हैं ताकि उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके और मुजफ्फरपुर में जो रिक्त हो चुका जो स्थान है, उनके जाने के बाद हम कलाकार उनकी भरपाई करते रहें, कलाक्रम को आगे बढ़ाते रहें। इसी संदर्भ में आज हम लोग तमाम कलाकार इप्टा के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। मंगलवार को तिलक मैदान स्थित एक निजी होटल के सभागार में श्री राम हनुमान मंडल के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान अध्यक्ष पर मनमाने तरीके से निर्वाचित सदस्यों को निष्कासित किए जाने का आरोप लगाया। मंडल के कोषाध्यक्ष प्रमोद जद्दोजिया ने आरोप लगाया कि कार्यकारी अध्यक्ष मनमाने तरीके से अध्यक्ष बनकर महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सहायक मंत्री, आंतरिक अंकेक्षक एवं कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्यों को हटाकर अपने चहेतों को पदाधिकारी बना रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और एसडीओ पूर्वी को पत्र लिख हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष के मनमाने रवैये के कारण 50 वर्ष पुरानी इस संस्था की छवि धूमिल हो रही है। जो 50 वर्षों की संस्था है, उसको कुछ कतिपय लोगों द्वारा उसको अपने निजी स्वार्थ से उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। श्री भरत अग्रवाल और पंकज पटवारी और ये लोगों ने जो है सो निर्वाचित सदस्यों को ज़बरदस्ती निकाल के अपने आप को स्वयंभू अध्यक्ष और महामंत्री साबित करके, घोषित करके, और उसको जो है सो ये लोग निर्वाचित सदस्यों को निकाल दिया और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ये लोग गलत ढंग से संविधान का सरासर उल्लंघन करते हुए किसी को आजीवन सदस्यता से निकाल देते हैं, किसी को अभी देखिए कि 21 सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों में से ही हमारे यहाँ अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव होता है, संयुक्त मंत्री का चुनाव होता है, आंतरिक अंकेक्षक का चुनाव होता है, ज्योति मंत्री का चुनाव होता है, वस्तु विभाग के मंत्री का चुनाव होता है। सभी को एकाएक करके इन्होंने निकाल बाहर किया और अपने चहेते लोगों को उसमें शामिल करके और सबको पोस्ट दे दिया, जो कि पूर्णतः संविधान का सरासर उल्लंघन है। उसी को बचाने हेतु आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम समाज बंधु के लोग जमा हैं यहाँ पर, और आपके माध्यम से हम समाज में ये देना चाहते हैं, आपके कलम की ताकत से, कि जो ये संस्था, जो ये लोग हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ये बचाने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है।
इसमें भरत अग्रवाल, पंकज पटवारी, विकास पोद्दार, ये लोग नॉमिनेटेड आदमी जो हैं, नॉमिनेटेड आदमी को इन लोगों ने पदाधिकारी बना दिया जो कि हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है, और कार्यकारी अध्यक्ष बन गए जो कि हमारे संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का कोई पोस्ट नहीं है। और संस्था में एक कार्यकारी अध्यक्ष का इस्तीफा मंजूर करे, जो विगत के कार्य समिति के में वो निर्वाचित सदस्यों का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया, उसको पुनः 90 दिन बाद अपने आप पुनः प्रस्तुत करके और स्वीकृत कर लेना, ये अपने आप में हास्यास्पद लग रहा है कि इस तरह के संस्था में कहीं भी खुल्लम खुल्ला हो। और उन लोगों का है कि हम लोग अपने ताज ज़बरदस्ती उस पर काबिज करना चाहते हैं। उसी के अगेंस्ट में हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके माध्यम से चाह रहे हैं कि समाज के समझ में जो वस्तु स्थिति है, आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति है कि अगर वो लोग नहीं सुधरेंगे तो हम लोग विधि सम्मत आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हमने एसडीओ, जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, और हम लोग 21 में से 14 सदस्यों का विरोध पत्र ऑलरेडी जो है मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी और एसडीओ साहब को दिया गया है। उनसे फिर हम लोग अप्रोच करेंगे, और फिर आपके माध्यम से हम लोग उनको अप्रोच करेंगे कि भाई इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। कोई जवाब आया था कि नहीं, उनका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। जिला निषाद संघ के पूर्व अध्यक्ष राम पुकार सहनी की 9वीं पुण्यतिथि मंगलवार को मेरिन ड्राइव रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में मनाई गई। जिला निषाद संघ के सदस्यों ने राम पुकार सहनी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिला निषाद संघ के सदस्य दिनेश सहनी ने बताया कि राम पुकार सहनी निषाद समाज के बड़े समाज सुधारक थे। उनके कारण ही कैप्टन जन नारायण निषाद और अजय निषाद मुजफ्फरपुर के सांसद बने। वहीं राजद महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रेणु सहनी का कहना है कि राम पुकार सहनी आजीवन एक शिक्षक थे। सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्होंने गरीब बच्चों को आर्थिक मदद देकर उनकी पढ़ाई जारी रखी, साथ ही उन्हें पढ़ाई में भी मदद करते रहे। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही निषाद समाज आगे जा सकता है। समाज के शुभचिंतक स्वर्गीय श्री राम पुकार सहनी जी के पुण्यतिथि पर मैं सत नमन करती हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया और समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ पर उपस्थित मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि इनको पथ चिन्ह पर चलने का काम करें, तब जाके हमारे समाज आगे बढ़ेगा और विकास करेगा। बहुत समाज सेवी थे। गरीब बच्चों को पढ़ाना, मजलूसों को माने जहाँ भी माने दिन रात माने हेल्प करना उनका फितरत में था। उनका देन है कि इस मुजफ्फरपुर का सांसद जो है कैप्टन निषाद हुआ करते थे, उसका जड़ रोपा हुआ श्री राम पुकार सहनी जी का है। उसका देन है कंचन सहनी जैसे लोग जिला पार्षद हुए, हमारे जैसे लोग खड़ा है। वो बहुत बड़े समाज सेवी थे, इसलिए उनका पुण्यतिथि उनके लड़के 2 हैं, लेकिन बड़ा लड़का विनय कुमार विपिन के सौजन्य से उनका हर साल अपने समाज के लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम मनाया जाता है। और इसके लिए विनय कुमार विपिन तथा उसके सहयोगी को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद साधुवाद करते हैं। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।